हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जैकबोर्ड के द्वारा क्लास 10th और 12th का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो जैकबोर्ड के द्वारा मॉडल सेट दिया हुआ है उसमें गणित का जो पहला सेट है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कक्षा 10 का है, ये गणित विषय का है। इसमें टोटल 1 घंटा 30 मिनट सवाल टाइम आप लोग को दिया जाएगा और टोटल कुल जो अंक रहेगा वो 40 रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। जैसे कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के आपका लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग को पता होगा कि 120 का जैसे आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जैसे कीजिएगा तो 60 टाइम चलेगा, फिर 2 से 30 टाइम, फिर 2 से आपका 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम। तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये ऑप्शन देखिए पहला में दिख रहा है। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को कुछ इस तरह से दे रखा है कि 306 एंड 657 का महत्तम समापवर्तक, मतलब जिसको HCF बोला जाता है, वो 9 दे रखा है। तो इसका LCM क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर को जब गुना करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो 306 इंटू यहाँ पे 657 ये किसके बराबर होगा? 9 इंटू LCM के बराबर होगा। तो हमको LCM निकालना है। तो LCM इक्वल टू ये बटे 9 हो जाएगा। तो जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 3 टाइम 3 और यहाँ पे 4, तो 34 को 657 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22338, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखा जाए तो 15 और 25 का HCF क्या होगा? तो 15 और 25, तो इसका HCF आप निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए? 15 से डिवाइड कीजिए। तो कितना टाइम? 1 टाइम चलेगा। तो 15, यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब इस 10 से किसको डिवाइड करना है? फिर 15 को डिवाइड करना, तो ये भी 1 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इस 5 से फिर आपको 10 को डिवाइड करना, तो यहाँ कितना टाइम? 2 टाइम, तो ये 10 पूरा कट जाएगा। तो फाइनली जो ये प्रोसेस है किससे खत्म हुआ? 5 से। तो इसका LCM जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको और एक टाइप से बना सकते हैं, जैसे कि 15 आपके पास है और आपके पास 25 है, तो इसमें से कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन क्या है? तो 5 है। तो 5 को कॉमन जैसे लीजिएगा तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। और इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जो आपका बाहर आया वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इसका HCF आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए डैश होते हैं। तो ये आपका अद्वितीय होता है। जैसे कि किसी भी संख्या का जब गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड कभी सेम नहीं होता। अगर सेम होता है तो उसको नहीं लिखा जाता कि 2 गुणनखंड है, फिर 2 गुणनखंड है, फिर 3 गुणनखंड है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। सिर्फ लिखा जाता है 2 3 5 इस तरह से इसका गुणनखंड। तो ये अद्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए 5 नंबर, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण से है। तो द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यांकों का योग √2 और गुणनखंड 1/3 है। आप लोगों को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो आप लोग द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को पता होगा। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सिंपली इसको जैसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस √3x प्लस 1/3 इक्वल, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x², LCM 3 आ जाएगा, माइनस √3x 3 आगे आ जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है?
तो अल्फ़ा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए, जब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बटे ए। तो चूंकि ये पूछा गया है तो सिंपली आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन ए इसका टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको सिंपली जब किसी हम लोग बहुपद का शून्यांक निकालते हैं, जैसे कि एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इस तरह से मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। और एक्स का वैल्यू मतलब क्या, जो एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो बताइए ये जो कर्व यहाँ पे दे रखा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसका जो शून्यांकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब सिंपली इस ऐसा क्वेश्चन आप लोग से एक पूछा ही जाता है 10th क्लास में कि इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें एक्स का शून्यांक या पी एक्स का शून्यांक क्या है। तो इसमें आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो कर्व दिया हुआ रहता है वो एक्स एक्सिस को जितना टाइम कट करता है उसका शून्यांक उतना होता है। जैसे कि ये कर्व हम एक तो बनाएं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 इसका शून्यांक 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका शून्यांक कितना होगा, 0। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि समीकरण युग्म यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो आपका समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन। तो a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो समीकरण युग्म क्या होगा, कौन सा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब ये कंडीशन रहता है तो ये कंडीशन किसका होता है, पैरेलल लाइन का होता है। और ये पैरेलल लाइन जो होता है उसका कोई हल नहीं होता। अगर दो पैरेलल लाइन है तो इसका हल निकालना मतलब सॉल्यूशन निकालना तो कोई सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तो कहीं कट ही नहीं करेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो इसके लिए भी इसी तरह से आपको डिवाइड करना है, a1 बाई a2 निकालना, b1 बाई b2 निकालना, c1 बाई c2 निकालना है। तो a1 बाई a2 अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। फिर b1 बाई b2, तो b1 और b2 क्या है, -3/4 हो रहा है। और c1 बाई c2, c1 तो इसका 0 है और इसका c2 -20, तो c1 बाई c2 यहाँ पे 0/20 मतलब 0 हो गया, इतना हो गया। देखिए इसमें से कोई भी बराबर नहीं है, और जब कोई बराबर नहीं होता है, सारा अनइक्वल होता है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है अद्वितीय हल। तो ये जो इक्वेशन है इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस 20 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे सॉरी ये आपका इसका प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आएगा, हम इस पे चले गए थे, इसका तो सॉल्यूशन पहले बना दिए हैं। तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म c1x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल होगा। अनंत हल तब होता है जब एक ही लाइन का दोनों इक्वेशन होता है, मतलब ये संरेखी होता है। तो संरेखी होने के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होता है संपाति के लिए, सरल रेखा जब एक दूसरे पे आपका संरेखी रहता है। तो a1 बाई a2 का वैल्यू यहाँ पे डालिए, a1 का वैल्यू कितना है, c है तो c, a2 का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू कितना है -1, b2 का वैल्यू कितना है -2 और c1 का वैल्यू कितना है 2 और c2 का वैल्यू 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा तो c इक्वल टू 6 बटे किसी एक रेशियो को लेके बराबर कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो और ये रेशियो ऑलरेडी बराबर है, तो इसको इससे लेके बराबर जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे c इक्वल टू -6 बटे -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो c का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से दे रखा है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल होगा। तो आप ऐसे दो समीकरण लीनियर इक्वेशन जब दिया हुआ है तो इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, या तो विलोपन विधि लगा सकते हैं, या तो वज्रगुणन विधि लगा सकते हैं। तो कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए दोनों को किसी एक जैसे y या x दोनों का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ का 2 है, तो इसको हम 2 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10।
2 से गुना कर दिए इस इक्वेशन को। तो नीचे वाला इक्वेशन कितना था, नीचे वाला इक्वेशन आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे 3x + 2y = 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, ऐड जैसे करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x, और विच इज इक्वल टू 10 + 4 कितना हो गया 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ऑप्शन में आप सबसे पहले देखिए कि x का वैल्यू कहाँ 2 दिख रहा है। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो अब आप लोग को आगे भी सॉल्व करना है, अगर नहीं रहता तो वहीं पे आप टिक मार देते हैं। x का वैल्यू 2 आ रहा है तो x का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 2 - y = 5। तो y = 4 - 5 मतलब कितना हो गया -1। तो y का वैल्यू -1 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो उसको असंगत कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वैसे समीकरण युग्म को क्या कहा जाता है, असंगत। समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल क्या होगा। तो देखिए दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए, जैसे जोड़िएगा तो x + y = कितना दिया हुआ है 9 और x - y = कितना 1। तो जैसे ऐड कर दीजिएगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = कितना हो गया 10 हो गया, देन x = कितना हो गया 5 हो गया। x का वैल्यू 5, आप देखिए कहाँ पे x का वैल्यू 5 दिख रहा है, अभी तो पहले दोनों में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है। और फिर y का वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो 5 में क्या ऐड करेंगे देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ 5 में क्या ऐड करेंगे 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें से द्विघात समीकरण चूज करना। तो देखिए सबसे पहले वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों साइड सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको द्विघात समीकरण का डेफिनेशन याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें x² एग्जिस्ट करे, कुछ करे ना करे आपका उस इक्वेशन में x² रहना चाहिए। तो देखिए इसमें सॉल्व जैसे कीजिएगा तो इधर LHS में भी x² है, RHS में x² दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x² नहीं रहेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हुआ। इसमें भी वही हाल है, इसको जब a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x² आएगा, इधर से x² है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो यहाँ भी x² नहीं रहेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर x² रहेगा, इधर x² नहीं है, तो यहाँ पे x² निश्चित रूप से इक्वेशन में रहेगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे इसको अगर देख लेते एक बार तो यहाँ पे भी LHS में x² है, RHS में x² नहीं है, इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो x² बचेगा, मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। बाय मिस्टेक इस तरह का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि विविधता मतलब यहाँ पे D इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है हो तो मूल होगी। आप लोग को 3 केसेस पता होगा कि D इज़ ग्रेटर देन 0, D इज़ इक्वल टू 0 एंड D इज़ लेस देन 0। ये कंडीशन जब होता है तो दोनों रूट आपका रियल होता है और अलग अलग होता है। ये जब होता है तो रूट तो रियल होता है लेकिन दोनों रूट इक्वल होता है, और ये कंडीशन में रूट आपका इमेजिनरी आता है, मतलब ये वास्तविक और अलग अलग। तो देखिए वास्तविक और असमान कहीं ऑप्शन होगा, तो देखिए यहाँ पे ये जब होगा तो वास्तविक और भिन्न होगा, असमान माने भिन्न, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए द्विघात समीकरण x² + x - 1 का d निकालना। तो d निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है b² - 4ac, जहाँ a b c आपको यहाँ से मिलेगा। a होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, इससे कंपेयर करके a b c निकाल सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू इसका भी 1 और c का वैल्यू -1। तो d निकालना है तो b² - 4ac, तो इसमें बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 4ac, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 4, तो ये +4 तो 5 हो जाएगा। तो 5 d का वैल्यू 5 आया, मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0 आया, और ग्रेटर देन 0 का कंडीशन ये होता है। तो यहाँ पे d इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखिए ये सिंपली दिया हुआ है कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली द्विघात समीकरण का d निकालना है, तो इसमें भी d निकालना है, तो उसी तरह से निकालना b² - 4ac, जैसे कि इसमें बताएं तो b² का वैल्यू हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3। तो यहाँ पे 1 - 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो -12 तो -11, तो देखिए d का वैल्यू जो हो गया -11, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान होने के लिए क्या बोलें, d = 0 होना चाहिए,
तो d इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसमें d निकालेंगे तो d निकालेंगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू k इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, देन 4k इक्वल टू 0 16, देन k इक्वल टू कितना हो गया 4, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण का मूल आपको ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत सारा विधि है, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, मूल d निकाल के भी निकाल सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करके ही निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x को -3x -2x + 6 लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x -3 और -2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका दो फैक्टर आ गया, x -3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो 3 हो जाएगा, x का वैल्यू एक तो क्या हो जाएगा 2। तो 3 और 2 कहाँ दिख रहा है, देखिए 3 और 2 या 2 या 3 जो भी दिखे वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 21 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन AP है। तो AP के लिए आप लोगों को पता होगा कि किसी भी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहला इसमें देख रहे हैं, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो पहले दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर दूसरे दोनों के बीच में आपका देखिए 4 का डिफरेंस है, तो ये AP नहीं है। आगे दिया हुआ है 1 3 5 7, बिल्कुल देखिए इसमें सब जितना भी टर्म है हर कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब ये आपका AP हो जाएगा। आगे दिया हुआ है AP का 10वां पद ज्ञात करें। तो AN निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, A + n - 1 इंटू D। A ये सब बारे में आप लोगों को पता होगा। D होता है आपका सार्वंतर जिसको बोलते हैं, मैंने किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस, और A होता है पहला पद, N होता है कितना पद निकालना है, तो A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A मतलब 2 + n - 1 मतलब 10 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना यहाँ पे 5 है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2 + 9 इंटू 5 49, 49 + 2 51, तो 51 देखिए कहाँ दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो इसी तरह हम AP आप लोग को बता देते हैं कि 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहली संख्या आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 12, 3 से विभाजित सबसे पहली 2 अंकों की छोटी संख्या, 12 के बाद फिर 15, इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी आपका 3 से विभाजित होने वाली संख्या 99। तो यहाँ पे कितना पद है वो आपको निकालना है, यही ना, पद निकालने ही दिया है ना यहाँ पे, हाँ कितना संख्या 3 से विभाजित है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका 12 से लेके कितना तक 99 तक, तो यहाँ पे आपको निकालना है n का वैल्यू। तो AN का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 99, और इसका फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D होता है इक्वल टू 99। A का वैल्यू आपको 12 है, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ वो निकालना है, और D का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 के बाद फिर 15, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना 3 का, तो 3 आपका D का वैल्यू। तो यहाँ जैसे इसको पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कैलकुलेशन करके भेजिएगा उस फॉर्मूला में बैठा गया, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएँ, विषम संख्याओं का योग कितना है। तो 0 के बाद 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, ये सारा विषम संख्या है, और लास्ट विषम संख्या कितना 49। तो यहाँ पे इसका योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब SN निकालते हैं तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू A + 2A + n - 1 इंटू D, यही होता है। और जब अंतिम पद पता होता है तो इसका और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A + L होता है। तो इस फॉर्मूला में भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे 135.49 तक गया है, तो इसको आप A का वैल्यू आपको पता है 1, L का वैल्यू 49 पता है, N का वैल्यू आपको निकालना है। तो N का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक उपाय होता है कि इसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो 49 + 1 50/2, तो कितना हो गया 25। तो N का वैल्यू कितना हो गया 25। तो 25/2 इंटू 1 प्लस कितना 49, तो 1 + 49 मैंने 50 हो गया, 50 से 2 को डिवाइड कीजिए 25, तो 25 इंटू 25 आपके पास कितना हो गया 625, इसका आंसर हो गया ऑप्शन C।
25 दिया हुआ है कि वृत्त, सभी वृत्त होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जितना भी वृत्त होता है सब समरूप होता है। समरूप और सर्वांग सम दोनों में बहुत अंतर होता है। इसके बारे में अभी बताने जाएंगे तो बहुत विस्तार से हो जाएगा। तो यहाँ दोनों क्या होता है, समरूप होता है। आगे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल बी सी है। यहाँ पे इस फिगर को देख रहे हैं, डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए ई इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला होता है ए डी बटे डी वी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इस फॉर्मूला में बैठाइए। तो इसका वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू नहीं पता, डी वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे आपका इसका सॉल्व कीजिएगा तो जो क्वेश्चन है उस बटे 2, ये ए डी बटे 2 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.5 बटे 3। इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, तो 1/2, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो फाइनली ए डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि दो वृत्तों को त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर सारा का एंगल बराबर हो रहा है तो ए एंगल एंगल एंगल, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग एंगल को देखना होगा। देखिए ए के बराबर पी है, बी के बराबर सी क्यू है और सी के बराबर आर है। तो ए ऑप्शन देखिए डी में दिख रहा है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दो समरूप त्रिभुज का जो भुजा का अनुपात होता है उसका स्क्वायर के अनुपात के बराबर उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 16:81 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 30 दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसके शीर्षलंब की आपका लंबाई कितना होगा? मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका हर एक भुजा कितना है 2a है, और शीर्षलंब होता है जब उसका शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पे लंब डाला जाता है। तो यहाँ पे ये जो लंब डाला गया तो ये बिल्कुल रूप से यह समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसको दो भागों में बांटेगा। तो ये 2a है तो a हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? समकोण त्रिभुज, और इसमें ये 2a है और ये है। तो आपको ये वाला भुजा निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, √2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4a² माइनस a², तो यहाँ पे 3a² मतलब √3a इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू इतना, AC इक्वल टू इतना और BC इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो इसमें से एंगल B कौन सा क्या होगा? तो आप लोग इसको देख के घबराना नहीं है कि साइड दिया हुआ है एंगल कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के आप लोग को दिया गया है। सबसे पहले आप ये अगर देखिएगा तो ये पाइथागोरस त्रिक दिया हुआ है, इसमें AB और BC को आप स्क्वायर करके ऐड कीजिए। देखिए AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक आपको समकोण त्रिभुज मिल रहा है जिसमें AC आपका क्या है, आपका ये AC जो आपका कर्ण है, यहाँ पे AB BC इस तरह से दिया हुआ है। तो आप बताइए ये अगर पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये B एंगल कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? आप लोग को पता होगा कि एक वृत्त अगर इस तरह से घिरे हैं तो इसका जितना मन आप उतना स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं। जितना मन उतना स्पर्श रेखा घिस सकते हैं। तो यहाँ अपरिमित रूप से अनेक होगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिगर से अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये कोई अगर बाहरी पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल पे क्या डाला जाता है, टेंजेंट इस तरह से डाला जाता है। कहा जाता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो आपको ये रेडियस निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो आप पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये आपका क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो आप निकाल सकते हैं इजीली कि आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा 13² माइनस 12² मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 को अगर देखा जाए तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या सेम का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमा दिया गया है। तो 24 और 25 तो दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 35 दिया हुआ है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अगर दो त्रिज्या आपका वृत्त इस तरह से दिया हुआ है जो सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय मतलब दोनों का जो सेंटर होगा सेम होगा। एक का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आपको कहा गया है कि उस लंबी जीवा का आपका लंबाई क्या होगा जो कि छोटी जो वृत्त है उसको स्पर्श करती है। तो देखिए स्पर्श कर रही है, मतलब ये लेंथ आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 है ये 5 है। तो आपको ये लेंथ सबसे पहले निकालना है। तो ये लेंथ निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। तो इधर ये हाफ आ गया 4, इधर भी 4, तो टोटल जो उसका लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन नंबर देखा जाए 36, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ये कहाँ दिख रहा है, थीटा बटे 360 इंटू पाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही जी क्वेश्चन है। 38 नंबर दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। मतलब आपको कहा गया है कि इस तरह से मान लीजिए एक चाप यहाँ पे लिए हैं, तो इस चाप की लंबाई निकालना है जो सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग को पढ़े होंगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ पे डालना भी नहीं है, सीधे फॉर्मूला आपको दे देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर कहाँ दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। 39 देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो देखिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करके बनाना है। तो फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360, थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बटे 7, इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6। इससे कैंसिल करिएगा तो 6 से करेगा, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू 22 मैंने 132 बटे 7, तो 132 बटे 7 ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो घोड़ा द्वारा घास चर सकता है। तो सिंपली बताइए कि इस तरह से एक घोड़ा को बांध दिया गया यहाँ पे और ये रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। तो ये घोड़ा जो चरेगी, ये यहाँ पे इस तरह से बांधा हुआ है, तो ये चारों ओर घूम के इस तरह से चर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो बनाएगी, ये क्या बनाएगी, एक सर्कुलर फील्ड बनाएगी। इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है। तो इस सर्कल का एरिया निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहाँ पे 22 बटे 7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 से 22 को गुना कीजिएगा तो 150 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 154 मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन में इतना ही, आगे बने रहिए इसी तरह से, और आगे हम सेट 2, सेट 3, सेट 4 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।